नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज वैदिक ज्योतिष के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। वैसे तो ज्योतिष का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्योतियों का ईश भी हम कह सकते हैं, या वह नेत्र जिस नेत्र से हमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का दृश्य दिखता है। परंतु वास्तव में ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का वास्तविक रूप क्या है, या ज्योतिष को इतना महत्व, इतना आदर, या ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, उसको शास्त्र भी कहा गया है, उसको साइंस भी कहा गया है, ज्योतिष विज्ञान भी कहा गया। तो ये सब क्यों है, या इसके पीछे मेन गूढ़ अर्थ कहाँ छुपा हुआ है? तो भारतीय संस्कृति का जो आधार है वह वेद माना जाता है। वेद धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि विज्ञान की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि, हस्त विज्ञान जिसको हम हाथ की रेखाएं कहते हैं, मानसिक, ये सभी बातों का उसमें हमें उल्लेख मिलता है। और जैसे अन्य शास्त्र वेदों से उत्पन्न हुए हैं या वेद में हैं, उसी तरह ज्योतिष भी वेद में है। और वेदों से ही उत्पन्न होने के कारण, या वेदों से ही हमें इसका ज्ञान होने के कारण इसे वैदिक ज्योतिष कहते हैं। अब वैदिक ज्योतिष की वास्तविक परिभाषा क्या हो सकती है? वैदिक ज्योतिष को अगर हम कहें तो वो ऐसा विज्ञान या शास्त्र है जो आकाश मंडल में विचरने वाले ग्रहों, जो पिंड भी कह सकते हैं, उन पिंडों को, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, ये सभी जो पिंड हैं, इन पिंडों को आकाश मंडल में हम विचरते हुए देखते हैं। और इन आकाशीय तत्वों से पृथ्वी एवं पृथ्वी पर रहने वाले लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। और उन सबको ही ज्योतिष के विचार से, या वैदिक ज्योतिष में गणना के क्रम से, उसको राशि चक्र है या नक्षत्र हैं, या इन सबको समावेश करके ही एक वैदिक ज्योतिष की परिभाषा बन जाती है। अब सिर्फ 9 ग्रहों से, अब इसमें राहु केतु का जो नाम नहीं लिया गया है, वो राहु केतु हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वे छाया ग्रह हैं। इसलिए इनमें हमने अभी जो सूर्य से लेकर तो शनि तक जो ग्रहों के नाम लिए, उनमें कहीं पर भी राहु केतु का नाम नहीं आता। अब सिर्फ इतने ग्रहों से ही, अब जैसे हम राहु केतु को भी उसमें अगर शामिल करते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह है, छाया ग्रह उनको माना गया है, या छाया ग्रह का उन्हें स्थान दिया गया है। और छाया के पुत्र होने की वजह से और अमरत्व प्राप्त कर लेने की वजह से उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जिसकी वजह से उन्हें ग्रह मंडल में शामिल किया गया। अब सिर्फ ग्रहों से ही तो ज्योतिष नहीं बन जाता ना, तो वो ज्योतिष का जो एक रूप है वो मानव के सामने ऋषि मुनियों ने किस तरह रखा है, तो उसका एक राशि चक्र तैयार किया गया। राशि और राशि चक्र को समझने के लिए फिर नक्षत्रों को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि नक्षत्र भी एक तारे ही हैं। नक्षत्र स्थिर रहते हैं और घूमते कौन है, जो गोचर कौन करता है,
तो ग्रह। तो नक्षत्र स्थिर है और राशि जो है वो नक्षत्रों से ही निर्मित की जाती है। तो वैदिक ज्योतिष में राशि और राशि चक्र निर्धारण के लिए हमें 360 डिग्री का एक आभासीय पथ हमारे लिए निर्धारित किया गया। इस पथ में आने वाले तारा समूहों को ही 27 भागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक तारा समूह को नक्षत्र कहा गया। अब इस तरह से नक्षत्रों की कुल संख्या जो कि तारा समूह है उसको 27 भागों में विभाजित करने की वजह से 27 नक्षत्र कहा गया। और 27 नक्षत्रों को 360 डिग्री में विभाजित जब किया गया तो प्रत्येक भाग 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया। इस तरह प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया। वैदिक ज्योतिष में राशियों को ही 30 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया गया, जिसको भचक्र भी कहते हैं। और भचक्र में कुल 12 राशियां होती, क्योंकि 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया और 12 भागों को एक एक राशि का नाम दिया गया। इस तरह से प्रत्येक राशि 30 डिग्री की हो गई। राशि चक्र में सबसे पहला नक्षत्र और सबसे आखिरी नक्षत्र, क्योंकि पूरा सर्कल या पूरा गोलाकार होने की वजह से पहला और 27वां नक्षत्र दोनों पास पास आ गए। तो पहला नक्षत्र होता है अश्विनी और आखिरी का नक्षत्र होता है रेवती। इस तरह से 27 नक्षत्रों का पूरा एक क्रम है या पूरा एक चक्र तैयार होता है। और इन्हीं 360 डिग्री में जो गोचर अर्थात जो घूमते हुए नजर आते हैं वो है पिंड रूप में ग्रह। और ये घूमते रहते हैं क्योंकि हमारे सूर्य का जो एक सौर मंडल है उस सौर मंडल में ये 9 ग्रह उस 360 डिग्री में घूमते रहते हैं। और इसीलिए जो तारे हैं अर्थात जो नक्षत्र है वो स्थिर है, क्योंकि वो सौर मंडल के बाहर की तरफ है और ग्रह जो है वो सौर मंडल के अंदर की तरफ है जो घूमते रहते हैं। इस तरह से 9 ग्रहों को जो वैदिक ज्योतिष में रखा गया और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इस तरह से सभी ग्रह को अपने अपने गोचर के भ्रमण काल के अनुसार फिर उसमें आगे और समावेश किया गया। और समावेश में फिर उनकी जो गणना है कि भी 300 कौन कितने दिन में कितने वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करेंगे और कौन सा ग्रह अपने उसके खुद के कितने उपग्रह हैं, ये सारी बातें फिर धीरे धीरे ज्योतिष के बाह्य भागों में हमें पता चलने लगी और उसका हमें ज्ञान होने लगा। और अर्थात ये बहुत ही विस्तृत ज्ञान है और बहुत खगोल ज्ञान है, बहुत ही गहरा है, जिसे एक ही बार में कहना या बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक साधारण तौर पर ज्योतिष की जो परिभाषा है वो आज मैंने कही है और उसी के अनुसार जब किसी जातक का जन्म होता है तब वो राशि या पूर्व दिशा में जो राशि होगी उस राशि को लग्न मानकर और आगे उसकी कुंडली तैयार की जाती है। और जिस जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, जिस चरण में है, उसके अनुसार उसकी महादशाओं का निर्धारण किया जाता है। और इस तरह से जातक के जन्म के बाद उसकी कुंडली बनती है। कुंडली में उसके 12 अर्थात 360 डिग्री में प्रत्येक ग्रह को 12 भागों में स्थापित किया जाता है, उस समय जो ग्रह जहाँ होगा। इस तरह से एक जातक की कुंडली तैयार होती है और उस कुंडली का अध्ययन करके और उसकी महादशा, अंतर्दशा या एक एक उसके भाग जो हमें सामने दिखाई देते हैं
और हम उसकी गणना के अनुसार आगे बढ़ते हैं और उसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का हम विश्लेषण करते हैं या भविष्य काल के बारे में हम जातक को बताते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।